सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा ब्यौरा पेश किया। पूरी जानकारी दी कि ये ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से किया गया और इसकी ज़रूरत क्या थी। भारत में अब तक के जितने आतंकी हमले हुए, उनका ब्यौरा भी एक फ़िल्म के माध्यम से दिया गया। जानकारी देने की जो जवाबदेही थी, वो दी गई थी भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री को और उनके साथ 2 महिला सैन्य अधिकारी भी थीं। एक महिला सैन्य अधिकारी जो हिंदी में जानकारी दे रही थी और एक अन्य महिला सैन्य अधिकारी जो हिंदी में दी गई जानकारी का अंग्रेजी अनुवाद करके बता रही थी। तो पहले देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर वो बात जो ज़रूरी है, जिसे आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि सूचना और जानकारी पर अधिकार आपका है, न सिर्फ माध्यम हो। तो सबसे पहले देखिए सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Sawai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप जफराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। फुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था
जो राजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिम्बर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब और डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। सेना की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 महिला सैन्य अधिकारी जो जानकारी दे रही थी, उनमें से जो अंग्रेजी में अनुवाद करके बता रही थी वो थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और जो हिंदी में बता रही थी उनका नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारत की सबसे बेहतरीन विंग कमांडर्स में से एक हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को भारत में जो उपलब्ध लड़ाकू विमान हैं उसको चलाने में महारत हासिल है, खासकर हेलीकॉप्टर्स को। अब जरा जानिए कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में। सोफिया कुरैशी जी जो कि कर्नल हैं, वो कॉर्प्स ऑफ सिग्नल से जुड़ी हुई अधिकारी हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी इकलौती भारतीय महिला सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने 2016 में फोर्स 18 में न केवल भारत का प्रतिनिधित्व किया था बल्कि फोर्स 18 का नेतृत्व भी किया था। फोर्स 18 क्या है? तो फोर्स 18 अलग अलग देशों की सेनाओं का समूह है जो सेना युद्धाभ्यास में शामिल होती हैं या साथ करती हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो उस फोर्स 18 को लीड किया था कर्नल सोफिया कुरैशी ने। कर्नल सोफिया कुरैशी के पिता जो हैं वो भी सेना को सेवा दे चुके हैं और उनके जो पति हैं वे भी सेना को सेवा दे रहे हैं। अब मसला ये है कि ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जानकारी तो शायद अब तक आ गई होगी कि जो दोनों महिला सैन्य अधिकारी हैं वो कौन हैं। तो केवल इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप भारत की इन वीर बहनों को जानें फिर से एक बार, और कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो ज़रूरी है जिसे सोचना चाहिए बहुत गंभीरता से। पहलगाम पर हमला हुआ 22 अप्रैल 2025 को। पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप से निकले आतंकियों ने वहाँ पर जो टूरिस्ट थे उन पर हमला किया और 26 नागरिकों की हत्या कर दी। इसमें एक नेपाल के थे और शेष भारत के। इन आतंकियों ने मारने के पहले धर्म पूछा और फिर गोली मारी।
लेकिन दरअसल आतंकियों ने हमला भारत पर और भारत की भारतीयता पर किया था। और इसके ठीक 14 दिनों के बाद भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और कुल जमा बमुश्किल 25 मिनट में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के 9 जगहों पे एयर स्ट्राइक की और आतंक के जो ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन इन 14 दिनों में देश में क्या क्या हुआ? पहलगाम के हमले के ठीक बाद और इस आतंकी हमले के रिप्लाई देने के ठीक पहले क्या हुआ, उसको ज़रा याद करेंगे। देश में ये हुआ कि केंद्र में सत्तासीन बीजेपी की सोशल मीडिया से पोस्ट हुआ किस तारीख को? 22 अप्रैल को ही। धर्म पूछा जाति नहीं। न केवल संगठन बल्कि बीजेपी के तमाम दिग्गज जो थे उनके सोशल मीडिया हैंडल से इसी आशय के पोस्ट हुए। क्या आपने सोचा उस समय कि ये भाषा क्या कह रही है, ये बात क्या है, क्यों है? धर्म पूछा जाति नहीं, जाति कहाँ से आ गई? क्या कहना चाह रहे थे? क्यों बोले ऐसा? क्यों लिखा गया ऐसा? धर्म पूछा जाति नहीं, जाति का तो कोई विषय नहीं आता ना। खैर, वो जो अनपढ़ जाहिल आतंकी थे जिन्होंने धर्म पूछा, उसके पीछे उनकी सुनियोजित सोच थी। पर बीजेपी आपको जाति क्यों याद आई? ये केवल संयोग है ना कि जाति जनगणना को खारिज करने वाली बीजेपी जो हमेशा ये कहते रही कि बटोगे तो कटोगे, लक्ष्य वही था जाति जनगणना का, जाति का मसला। उसी बीजेपी की केंद्रीय भूमिका वाली केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 30 अप्रैल 2025 को फैसला किया कि जाति जनगणना कराई जाएगी। भारत और भारतीयता पर आतंकी हमले के साथ धर्म और धर्म के साथ जाति का मसला यूं ही चलाया था। संयोग है ना कि बिहार में चुनाव है जहां विकास की चाहे आप जितनी गंगा बहा दीजिए, लेकिन जब वोट की बात आती है, वोट देने की बात आती है, तो उस पर जाति का असर होता ही होता है। तो बात सिर्फ इतने ही संयोग की है, सियासत है। और सभी जानते हैं कि राजनीति का सिर्फ एक चरित्र होता है कि राजनीति का कोई चरित्र नहीं होता है। लेकिन ये तो राजनीति की बात थी ना। इन 14 दिनों में आप में से ऐसे कितने थे या कितने हैं जिन्होंने भारत के भारतीय मुसलमानों को आतंकी की तर्ज पे टिप्पणियां की, लानत मलामत की? जो चाहा सो बोला आपने, जो चाहा सो लिखा। एक की बात नहीं है, सोशल मीडिया के अलग अलग जो माध्यम हैं और अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है ना, वो भरे पड़े हैं जहर से। मानो कि पाकिस्तान से आयातित आतंकी जो थे जिन्होंने धर्म पूछा, बिल्कुल पूछा और गोली मारी, उसके जवाबदेह भारत के रहने वाले मुसलमान हैं। या आपकी देशभक्ति को संतुष्टि मिलती थी यदि आप ये नाम देख लेते थे, सलीम, सलमान, शाहिद, सैफ, अनीस, और इनसे जो आप जिस लहजे में या जिस संदर्भों के साथ खोज कर टारगेट करके जो बातें करते थे, देशभक्ति थी ना वो। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने समझाने की कोशिश की कि भाई ये गलत है, ऐसा मत करो, तो सर्टिफिकेट छपने के पहले बढ़ गए कि ये भी देशद्रोही है, उधर का है, इधर का है, पता नहीं किधर का है। हालांकि ये भी सही है कि जो दो पक्ष हैं, विचारधारा के दो पक्ष, दोनों ही भारत के हैं, दोनों ही भारतीय हैं। राजनीतिक पक्ष कह रहा हूं मैं।
तो जो दूसरे साइड वाले हैं, ये तो एक साइड वाले हैं जो जिनके लिए नाम था अगर सलीम, शहजाद, सैफ कुछ भी, तो मतलब वो उस पे सवाल उठा दो, उसको खोज के ले आओ और कुछ भी बात कह दो। कोई बात नहीं बनती उससे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोलो जो बोलना है। मगर जो दूसरे साइड के लोग हैं, वो भी कम नहीं थे। ये वही लोग हैं जिनको सवाल सूझ रहे थे कि पहलगाम पे जो हमला हुआ है, ये हमला हमला ही है ना? ये प्रायोजित तो नहीं है। तो मोदी जी ने तो नहीं करा दिया है। वोट के लिए कुछ भी करा सकते हैं। कहने के लिए, बोलने के लिए, बताने के लिए कोई आधार नहीं है। बोलना है, बोल दिया आपने। ऐसे कैसे हमला हो गया? इन्हीं में से कुछ हैं जिनको एयर स्ट्राइक जब भी देश की सेना ने किया या देश की सेना ने जब हिसाब किताब किया है, सबूत चाहिए होता है। इन्हीं में से कुछ हैं। लेकिन दरअसल जो सियासत आपको नहीं समझाना चाह रही थी, राजनीति जो आपको नहीं बताना चाह रही थी, और इन दो विचारधारा के जो ट्रोल जोकर्स हैं, दोनों विचारधारा के, फिर वो सत्ता केंद्र की सत्ता में आई भाजपा के ट्रोल जोकर्स हैं या फिर विरोधी राजनीति करने वाले ट्रोल जोकर्स हैं, इनकी भीड़ या इनके शोर के बीच में जो आप भटक रहे थे, जो आप मूल मुद्दे को समझ नहीं पा रहे थे या समझना नहीं चाह रहे थे, उसे इस देश की सेना ने समझाया है और बहुत मुकम्मल समझाया है तरीके से। देश की सेना ने बगैर एक शब्द बोले बहुत मुकम्मल समझाया, और वही समझाया जो कि समझाया जाना चाहिए था। सेना ने समझाया कि ये जो हमला हुआ है, ये धर्म पर नहीं, भारत और भारतीयता पर हुआ है। बहुत तरीके से समझा दिया देश की सेना ने, क्योंकि धर्म चाहे जिसका भी हो इस देश में, जो भी जिस धर्म को मानता हो, मैं अगर सनातन धर्म को मानता हूँ, कोई इस्लाम को मानता होगा, कोई ईसाइयत को मानता होगा, कोई सिख पंथ को मानता होगा, लेकिन ये सब कुछ दरकिनार है। जब देश की बात है, भारतीयता की बात है, तो सबसे पहले भारत, भारतीयता, शेष सब किनारे है। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश नहीं हुई, और इसीलिए देश की सेना ने वो माध्यम चुना जो आपको ढंग से समझ आए। यूं ही नहीं देश की सेना ने 2 महिला सैन्य अधिकारियों को चुना, यूं ही नहीं उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका का चयन किया और कर्नल सोफिया कुरैशी का चयन किया। यूं ही नहीं किया, कारण था, मुकम्मल कारण था। कारण यही था क्योंकि सेना को ये बताना था कि भैया ये जो हमला है ना, ये हमला भारत पे हुआ है, भारतीयता पे हुआ है, और जो 14 दिन से आप कर रहे हैं, इधर वाले भी और उधर वाले भी, ये भारत और भारतीयता पे हमले से भटक गए थे आप। कुछ वो थे जो शंका कर रहे थे हमले पे, ये हमला प्रायोजित तो नहीं है, खेल तो नहीं है, वोट की पॉलिटिक्स में तो नहीं हो गया है। तो एक वो थे जो धर्म के साथ जाति को भी याद दिला रहे थे। ये वही थे जो जाति जनगणना के विरोधी थे, जिन्हें सही नहीं लगता था, जिनका कहना था कि बटोगे तो कटोगे, और फिर जाति जनगणना की जाएगी, ये घोषणा भी हो गई। इसके साथ ये संयोग याद रखिएगा कि बिहार में चुनाव है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे विकास की गंगा बहाइए साहबा, लेकिन वोट देने के ठीक पहले जाति याद आती है। तो कहने का अर्थ ये है, बात करने का अर्थ ये है, कहने ये आया हूँ कि हम भारतीय हैं, हम नागरिक हैं। घटिया सियासत को समझिए, चेतना को जागृत रखिए, किसी का भी मोहरा मत बनिए। सियासत का बस एक चरित्र है कि इसका कोई चरित्र नहीं है।
मत भूलिए इस बात को। यही बताने हाजिर हुआ था, यही एक सूचना थी, एक जानकारी थी जो बेहद ज़रूरी थी, जो आपको देना था, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना होती है, फिर कोई जानकारी होती है, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।